तो भाई लोग तुम सबने अब तक नासा का टीजर देख ही लिया होगा। मेरा मतलब फैंटास्टिक फोर का टीजर देख ही लिया होगा। सच कहूं तो मुझे इस टीजर को देखकर एक ही बात याद आती है कि एक टाइम था जब एमसीयू का कोई भी टीजर हो या फिर पोस्टर हो, देखकर ही एक्सपेक्टेशन का लेवल एकदम से नेक्स्ट लेवल पर होता था। लेकिन आजकल एमसीयू का टीजर देखकर या फिर कोई पोस्टर देखकर अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखना पड़ता है। ना जाने कब कहां कैसे एमसीयू की मूवी हगना चालू कर दे। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के इस पोस्टर का, जो कि फैंटास्टिक फोर के ऑफिशियल टीजर के बाद ही पोस्ट किया गया है, जो कि अभी तक इंटरनेट पे लिटरली आग मुत रहा है। अब तुम्हारा सवाल होगा क्यों, किस लिए? तो अगर इस पोस्टर को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लेडी है जिसने कैमरा को होल्ड करके रखा है। तो इस लेडी का 4 फिंगर है। 1960 में ये स्टोरी टेक प्लेस करती है, मानता हूँ, लेकिन 4 फिंगर कब से होने लगे लोगों का? अच्छा, सॉरी। जैसे कि 4 फरवरी को फैंटास्टिक फोर का टीजर को ड्रॉप किया गया है, सिर्फ इसलिए कि फैंटास्टिक फोर का साइन क्या है, F4, और फरवरी 4 को इसलिए इस टीजर को ड्रॉप किया गया क्योंकि इस साइन को मैंने हम लोगों के सामने दर्शाया जाए और भी अच्छे से। देखो, हमने 4 फरवरी को फैंटास्टिक फोर का टीजर रिलीज किया, तो शायद कहीं ना कहीं इस औरत का भी हाथ 4 इसीलिए रखा गया है कि वो भी इसी चीज़ को इंडिकेट करे हम लोगों के सामने कि देखिए भैया, मेरे भी 4 उंगली है जो कि फैंटास्टिक फोर को दर्शा रही हूँ। लेकिन एक सेकेंड, ये औरत यहाँ भी और फिर यहाँ भी, मेरा मतलब हो क्या रहा है? अच्छा, शायद से जुड़वा बहन हो, तो एक को सामने का रॉ का टिकट मिला है, दूसरे को पीछे का रॉ का टिकट मिला है। तो मार्वल अपनी सीजीआई का यूज ऐसे करता है और कहता है, क्लेम करता है कि हमने किसी भी तरह का सीजीआई का यूज नहीं किया है। तो मेरा छोटा सा सवाल है मार्वल से, छोटा सा रिक्वेस्ट है मार्वल से कि मार्वल मेहरबानी करके सीजीआई कंपनी का पैसा पेमेंट क्लियर कर दो। शायद से तुमने पेमेंट क्लियर नहीं किया है, तो इसी तरीके से, इसी तरह से हाथों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कब से चल रहा है? थंडरबोल्ट से चल रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट में भी सेंट्री का हालत यही था, उसे 6 फिंगर बना दिया गया था, उल्टा 1 फिंगर एक्स्ट्रा। मैं मानता हूँ वो एक सुपर पावर विलन है या हीरो है, कुछ भी है, लेकिन 6 फिंगर। उसके बाद अब फैंटास्टिक फोर में भी ऐसा, तो एटलीस्ट सीजीआई कंपनी का पेमेंट क्लियर होना चाहिए, तब ये सब खुराफाती चीज़ों से हमें छुटकारा मिले। तो फालतू की बकचोदी ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि इस टीजर में मुझे क्या देखने को मिला। फैंटास्टिक फोर का पावर सिवाय रेड रिचर्ड्स के। बहुत से लोग कहेंगे कि रेड रिचर्ड्स का पावर तुम्हें नहीं पता, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ सही में मुझे नहीं पता, क्योंकि टीजर में मुझे सुई स्टॉर्म का पावर दिखाया गया है, जॉनी स्टॉर्म का पावर दिखाया गया है, यहाँ तक कि बेन को थिंग बनते हुए दिखाया गया है, लेकिन रेड रिचर्ड्स का पावर नहीं दिखाया गया। तो शायद कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंपनी हो या फिर मार्वल हो, कुछ छुपाना चाहते हैं, या फिर रेड रिचर्ड्स अपने कॉमिक एक्यूरेट पावर से भी ज़्यादा कुछ एबिलिटीज़ अपने पास में रखते हैं, जिसका खुलासा मार्वल अभी नहीं करना चाहता। जब या फिर हमें ट्रेलर में दिखाया जाएगा या फिर हमें सीधा मूवी में पता चलेगा कि रेड रिचर्ड्स के पावर क्या क्या है। दूसरी तरफ देखने को मिला गैलेक्टस का शैडो बोल सकते हैं। ऑब्वियसली टीजर है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पहला तो मैं देखिए शॉक्ड हो गया कि गैलेक्टस इतना छोटा क्यों लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा हुआ करता है। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, गैलेक्टस अपने हिसाब से साइज को रोटेट कर सकता है, बड़ा छोटा कर सकता है अपने आप को। तो भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा देख के मुझे डॉक्टर डूम। हाँ, तुमने शायद डॉक्टर डूम को नहीं देखा, मैंने देखा, तो मैं बताता हूँ कैसे डॉक्टर डूम है इसमें। नासा का 1 घंटे का काउंटडाउन खत्म होने के बाद टीजर शुरू होता है वांडा विजन के सिटकॉम स्टाइल में, जो कि मुझे लगा किसी ने सिटकॉम फैंटास्टिक फोर तो नहीं लगा दिया। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो डायरेक्टर है, ये वही डायरेक्टर है जिसने वांडा विजन को डायरेक्ट किया है, और कहानी भी 1960 के दशक में आधारित है। तो भाई ये कहानी तो बड़े अच्छे तरीके से टेक प्लेस भी करती है और थोड़ा बहुत विंटेज का वाइब भी देती है, तो भाई चलो ठीक है, चल जाएगा। अगले शॉट में सुई स्टॉर्म हम सबको बैक्स्टर बिल्डिंग का दर्शन देती है, और भाई कसम से बैक्स्टर बिल्डिंग देखकर सच में मजा आ गया। और साथ ही साथ ये शॉट देखकर तो मैं हैरान हूँ कि कहानी 1960 में टेक प्लेस करने के बावजूद भी इतनी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकती है। कहीं ये अर्थ एक्स तो नहीं? अब ये अर्थ एक्स क्या है, क्यों है, इसके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस शॉट की, जहाँ पे हमें पहली बार फैंटास्टिक फोर एक रोबोट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है हबी, जिसे निजात करने वाले कोई और नहीं मिस्टर फैंटास्टिक उल्फ रीड रिचर्ड्स है, जिन्होंने इस रोबोट को बनाया था सुपरमैन मूवी को कंपेयर या फिर टक्कर देने के लिए, क्योंकि सुपरमैन मूवी में भी एक केलेक्स नाम का रोबोट है जो कि सुपरमैन के काफ़ी करीब है। तो और हम लोग जानते हैं कि जुलाई के महीने में सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर एक साथ विजिट करने वाली है, सिर्फ 15 दिन या 10 दिन के आसपास में। तो ऐसे में एक अच्छा खासा कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा।
तो इसी कारण से इस हबीबी को या हबी को इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे तो रूमर्स ये है कि हबी का काम है गैलेक्टस को खोज के निकालना। तुम मुझे बताओ, इस रोबोट को बनाया गया है गैलेक्टस को खोज के निकालने के लिए, क्यों रीड रिचर्ड्स के पास में इतना टेक्नोलॉजी है, क्या वो ऐसा कोई गैजेट नहीं बना सकता? इस रोबोट ही को बनाना क्यों जरूरत गिरा उसे? और उसी शॉट में हमें थिंग उर्फ बेन का प्रॉपर लुक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कॉमिक्स एक्यूरेट है, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बस चेहरा थोड़ा अच्छा होता तो देखने में भी अच्छा लगता। चेहरे से बड़ा तो आईब्रो है भाई का, लेकिन चलो झेल लेंगे, और क्या कहे। और उसी के साथ साथ सूट भी देखने को मिलता है, जो कि मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ। फैंटास्टिक फोर में टोटल 2 सूट होने वाले हैं, एक जो वो पहन के शो ऑफ करेंगे, दूसरा स्पेस में जाएंगे। ये वाला जो है शायद स्पेस में जाने वाला सूट पहन गया है बेन। उसके अगले ही शॉट में रीड रिचर्ड्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी जब वो स्पेस नहीं गए थे। स्पेस से जाने से पहले उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छे तरीके से चल रही थी, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि स्पेस में जाने के बाद उनके साथ होता है कॉस्मिक लेवल का टकराव, जहाँ पे कॉस्मिक लेवल इन लोगों को अच्छे तरीके से फेल कर चले जाता है और उनको मिलता है स्पेस से रिटर्न गिफ्ट बहुत सारे पावर के साथ, जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ऐसे में तो कहा जाता है कि बहुत सारे पावर के साथ में बहुत कुछ वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में कितना इफेक्ट फेंकता है वो दर्शाने की कोशिश करते हैं रीड रिचर्ड्स अपनी बातों से। उसके बाद दिखाया जाता है गैलेक्टस का बैक शॉट मतलब शैडो, लिटरली शैडो दिखाया जाता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि मज़ा आ गया। ये हुआ एक विलन का एंट्री। बस उम्मीद करता हूँ विलन को उस तरीके से दिखाया भी जाए। अगर तुम ये वाला सीन नोटिस करोगे जहाँ पे बेन दौड़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे सुई को देखोगे जहाँ पे सुई स्ट्रॉम अपने फोर्स से कुछ पावर निकाल रही है। ये शॉट और कहीं ना कहीं गैलेक्टस का ये वाला शॉट, मुझे लगता है ये क्लाइमैक्स का शॉट हो सकता है, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तो फैंटास्टिक फोर में बहुत सारे विलन हमें देखने को मिलेंगे। विलन की बात करें तो सेकेंड लिस्ट में है जॉन मिल्कोविच एज अ रेड गोस्ट के रोल में हमें देखने को मिलेगा। अब ये रेड गोस्ट किस बला का नाम है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब हमें कॉस्मिक रेडिएशन से मिल भिड़ के आते हैं, हमारे फैंटास्टिक फोर अर्थ में लौटते हैं, तो इस बारे में रेड गोस्ट को या जॉन मिल्कोविच को पता चलता है। जॉन मिल्कोविच अपनी छोटी सी टीम, यहाँ पे कुछ बंदरों को 3-4 बंदरों को लेकर स्पेस में निकल जाते हैं, बस उस कॉस्मिक रेडिएशन से अपने आप को टकराव कराने के लिए और पावर को लेने के लिए। और वो पावर मिलता भी है उनको, और पावर मिलने के बाद वो लोग रेड गोस्ट के नाम से फेमस हो जाते हैं। तो इनका भी एक छोटा मोटा फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा फैंटास्टिक फोर में। लेकिन बात यहाँ तक ही खत्म नहीं है, क्योंकि रूमर्स ये है कि जॉन मिल्कोविच एक बंदा है जो कि हमें डॉक्टर डूम के एक वेरिएंट के रूप में दिखाया जा सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है, रूमर्स है, लेकिन इस रूमर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब ये डॉक्टर डूम का अगर भाजी पाव कहीं से भी ढुकाया जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर ऑल अबाउट गैलेक्टस एंड फैंटास्टिक फोर के ऊपर ही में बेस होना चाहिए, तभी एक मज़ा आएगा देखने में। ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर डूम का अपीयरेंस होने वाला है फैंटास्टिक फोर में, लेकिन एंड में हो ये अपीयरेंस तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि गैलेक्टस को हराने के बाद फैंटास्टिक फोर को ये एहसास होगा कि हमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, उल्टा रायता और ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि डॉक्टर डूम का डूम्सडे अब हमारा हिसाब लेगा अपने मूवी में। और यही सबसे अच्छा जगह होगा, यही अब सबसे अच्छा सीन होगा जहाँ पे डूम्सडे का नींव बनाया जाएगा फैंटास्टिक फोर के एंड में। अब देखते हैं डायरेक्टर का क्या सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से गैलेक्टस वन ऑफ द बिगेस्ट विलनों में से एक है, और उसका आतंक मूवी में दिखाना चाहिए। और जितना आतंक मूवी में विलन दिखाएगा, उतना मूवी को एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।